4 अक्टूबर 2019 केरल के एक छोटे से कोडाथई गांव में चर्च के पास भारी भीड़ जमा, क्योंकि पुलिस फोर्स, मेडिकल टीम और मीडिया की मौजूदगी में वहां पर कब्रों की खुदाई करी जा रही है। वो भी 1 या 2 नहीं, बल्कि 6 कब्रों की खुदाई चल रही है। ये सभी बॉडीज गांव के वेल रिस्पेक्टेड एंड हाईली एजुकेटेड पुनमट्टम फैमिली से थी। ये सारी डेथ्स 2002 से 2016 के बीच हुई थी। कब्रों का खोदा जाना वहाँ की धार्मिक परंपराओं के बिल्कुल अपोजिट था, इसलिए वहाँ बहुत अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन इसकी शुरुआत उन्हीं की फैमिली मेंबर की रिक्वेस्ट पर हुई थी। उनके हिसाब से यह सारी डेथ नेचुरल नहीं, बल्कि एक वेल प्लान्ड मर्डर थी। उन्हीं की फैमिली के एक फैमिली मेंबर रॉय की पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ साइनाइड पॉइजनिंग निकल कर आया था, और शक के आधार पर इसी घर की बहू यानी रॉय की वाइफ को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये एनआईटी कॉलेज की प्रोफेसर और 2 बच्चों की माँ भी है। एक रेप्यूटेड कॉलेज की प्रोफेसर, हाईली एजुकेटेड फैमिली की बहू और एक रिस्पेक्टेड सोसाइटी की महिला की गिरफ्तारी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि क्या सच में इन सभी डेथ के पीछे जॉली का ही हाथ था? और अगर सच में जॉली का ही हाथ था, तो इस केस को इतना लेट क्यों दर्ज कराया गया कि कब्रों को खुदवाने की नौबत आ गई? इस पूरे केस को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए जानते हैं इस केस को सिलसिलेवार तरीके से। केरल के एक छोटे से कोडाथई गांव में पुनमट्टम फैमिली रहती है, जिसमें एनम्मा थॉमस जो कि स्कूल टीचर और उनके हस्बैंड टॉम थॉमस जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा रॉय, रोजो और एक बेटी रेंजी। इनकी जो फैमिली है उसमें एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जो इनका बड़ा बेटा था रॉय, वह जॉली से पहली बार अपने मामा मैथ्यू मंचोडियल की पार्टी में मिला था। जॉली रॉय के मामा मैथ्यू के साले की बेटी थी। वहीं से रॉय और जॉली के बीच अफेयर चालू हुआ। जॉली एक किसान परिवार से थी, इसलिए उन दोनों के फैमिली बैकग्राउंड में काफ़ी डिफरेंस था। और तो और जॉली और रॉय एक दूसरे के रिलेटिव लगते थे, इसलिए रॉय के फादर टॉम थॉमस को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। लेकिन रॉय जॉली को लेकर काफ़ी सीरियस था और उसने अपने फादर से बताया कि जॉली वेल एजुकेटेड है और उसने ग्रेजुएशन भी पूरी की है। फाइनली रॉय के घर वाले मान गए और 1997 में रॉय और जॉली की शादी हो गई। शादी के बाद जॉली ने सबके दिल में जगह बना ली थी और सारे ही लोग उसे पसंद करने लगे। वो काफ़ी रिलीजियस भी थी, डेली चर्च जाया करती और सोशल वर्क में भी आगे रहती थी। आस पड़ोस के लोग भी उसकी बहुत तारीफ करते थे, क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी। इसलिए उसकी सास अनम्मा ने उसे जॉब करने का प्रेशर डाला, बट जॉली को घर पर रहकर घर संभालना ज़्यादा पसंद था। उसकी सास अनम्मा का बार बार प्रेशर डालना उसे पसंद नहीं था। इसी की वजह से घर में कलेश शुरू हो गया था। साल था 2002। एक दिन घर पर सभी लोग इकट्ठे थे। हंसी मजाक का माहौल चल रहा था। अचानक अंदर से रॉय की बहन रेंजी जोर से चिल्लाई, अम्मा गिर गई हैं। सभी लोग भाग के उनके कमरे में पहुंचे। अम्मा का चेहरा लाल पड़ गया था और उनका शरीर ऐंठने लगा था, मानो उनका दम घुट रहा हो। सभी उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल में 5 मिनट के अंदर ही उनकी डेथ हो गई। क्योंकि अनम्मा को काफ़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स पहले से ही थी, इसलिए डॉक्टर ने हेरिडिटरी स्ट्रोक को कॉज ऑफ डेथ बताया। पूरा परिवार शॉक था और गांव भी सदमे में। कुछ दिनों में ही रेंजी ने नोटिस किया कि अनम्मा की डेथ के बाद जॉली के अंदर काफ़ी बदलाव आ गया था और रेंजी ने घर की सारी जिम्मेदारी अनम्मा की ही तरह संभाली। वहीं जॉली को यह समझ आ गया था कि अगर उसे भी समाज में अनम्मा जैसी ही इज्जत चाहिए तो उसे भी टीचर बनना पड़ेगा। एक दिन जॉली ने उसके फादर इन लॉ को यह बात बताई कि उसकी एनआईटी कैलिकट में 40,000 रुपये की पर मंथ सैलरी पर एज अ गेस्ट लेक्चरर जॉब लग गई है। एनआईटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में उसकी जॉब लगने की वजह से उसकी इज्जत समाज में और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। कुछ समय बाद एमएस मैथ्यू, जो कि जॉली की सास अनम्मा का भतीजा और रॉय का ममेरा भाई था, उसका घर पर आना जाना काफ़ी बढ़ गया था। एमएस मैथ्यू एक ज्वेलरी शॉप में सेल्समैन था और उसकी जॉली से गहरी दोस्ती हो गई थी। जॉली के साथ एमएस मैथ्यू की बढ़ती नज़दीकियों से जॉली के फादर इन लॉ टॉम थॉमस काफ़ी नाराज़ थे। उन्होंने जॉली को उससे मिलने से मना भी किया, मगर फिर भी जॉली उससे चोरी छुपे मिला करती थी।
साल 2008। जॉली के ससुर टॉम थॉमस हर शाम एनर्जी के लिए एक मशरूम कैप्सूल खाया करते थे। जॉली ने उनको मशरूम कैप्सूल दी और उसे खाते ही उनको अचानक घबराहट और बेचैनी होने लगी। वह वॉश बेसिन के पास गिर गए। जॉली ने उन्हें जल्दी से पड़ोसियों की हेल्प से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के कुछ मिनट बाद ही टॉम थॉमस ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने इसे भी हार्ट अटैक बताया, जिस वजह से किसी ने भी ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम की डिमांड नहीं की। एनम्मा और टॉम की डेथ के बीच में 6 साल का गैप था, इसलिए किसी को भी इसमें मर्डर का एंगल कहीं से भी नहीं लग रहा था। टॉम की डेथ हुए 2 साल बीत गए। रॉय को बिजनेस में काफ़ी लॉस होने लगा। अचानक से एक दिन रॉय अपनी वाइफ जॉली के साथ रोजो और रेंजी के पास वसीयत के पेपर लेके पहुंचा। उस वसीयत के पेपर के अकॉर्डिंग टॉम थॉमस ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बड़े बेटे रॉय और बहू जॉली के नाम कर दी थी। गौर से देखने पर रेंजी ने पाया कि उस वसीयत के पेपर में ना ही कोई स्टाम्प पेपर लगे हुए हैं और ना ही किसी विटनेस के साइन हैं। सवाल उठाने पर रॉय और जॉली दोनों ही बिना कुछ बोले वहां से चले गए और रेंजी ने उस विल की फोटोकॉपी अपने पास रख ली। एक दिन रोजो का कॉल रेंजी के पास जाता है और बताता है कि जॉली भाई यानी रॉय से डिवोर्स लेना चाहती है। शायद जॉली की एमएस मैथ्यू से बढ़ती नज़दीकियां और रॉय का डाउनफॉल ही इसका कारण हो। 30 सितंबर 2011। रोज की तरह जॉली ने रॉय के लिए डिनर बनाया था, राइस और चने की सब्जी। डिनर करने के थोड़ी देर बाद रॉय को बेचैनी शुरू हो गई। वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भागा और अंदर से डोर लॉक कर लिया। जॉली के बार बार बुलाने पर जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने पड़ोसियों से हेल्प मांगी। दरवाज़ा खोलने पर पड़ोसियों ने देखा कि रॉय फर्श पर पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तब तक रॉय के मामा अंकल मैथ्यू भी वहाँ पर पहुँच गए थे। वो उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुँचते हैं। कुछ मिनट बाद ही रॉय ने भी अपने पिता की तरह दम तोड़ दिया। 10 साल के अंदर हुई ये तीसरी डेथ थी। सब शॉक थे, लेकिन रॉय की डेथ से अंकल मैथ्यू के मन में एक डाउट पैदा हुआ। उन्होंने रॉय के पोस्टमार्टम कराने पर जोर दिया, जिस पर जॉली ने आर्ग्यूमेंट किया कि अब तो वह जा चुका है, पोस्टमार्टम की क्या ज़रूरत। लेकिन अंकल मैथ्यू माने नहीं। उन्होंने जोर डालकर पोस्टमार्टम करवा ही दिया। अंकल मैथ्यू का शक सही निकला। पोस्टमार्टम में डेथ का रीज़न साइनाइड पॉइजनिंग निकल कर आया। अब तक हुई सभी डेथ में इस डेथ का रीज़न अलग निकल कर आया, और वह भी तब पता चला जब पोस्टमार्टम कराया गया। मगर वहीं दूसरी तरफ जॉली ने बताया कि रॉय के ऊपर लाखों का कर्ज था, जिस वजह से उसने साइनाइड खाकर सुसाइड कर लिया, और यही रीज़न देकर उसने आगे की इन्वेस्टिगेशन रुकवा दी। क्योंकि वाइफ ही आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए अग्री नहीं थी, इसलिए बाकी फैमिली मेम्बर्स ने जोर नहीं डाला और सभी ने इसे सुसाइड मान लिया। सरप्राइजिंगली टॉक्सिकोलॉजी का एक प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी केस में कॉज ऑफ डेथ साइनाइड पॉइजनिंग निकल कर आए तो उसे एज अ मर्डर केस ही ट्रीट। साल 2012। रॉय की डेथ के 1 साल के अंदर ही जॉली ने अपनी ओनरशिप क्लेम कर दी। उसने रोजो और रेंजी के सामने दूसरी वसीयत रखी, जिसमें वह सारे पेपर थे जो पहले मिसिंग थे। पहली कॉपी जो रोजो और जॉली लेकर के आए थे वह एक सादे कागज़ पर थी, मगर दूसरी कॉपी में वह सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर टॉम थॉमस की डेथ के बाद ये दूसरी वसीयत पे उनके साइन कहाँ से आए। रेंजी और रोजो को जॉली के इरादे साफ दिख रहे थे, इसलिए दोनों एक साथ उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। पहली कॉपी रेंजी के पास ऑलरेडी थी, इसलिए उसने रिश्तेदारों को बुलाया और उनके सामने वसीयत की दोनों कॉपी रखी। सबको क्लियर हो गया कि विल के डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। इसी बिहाफ पर रोजो ने पंचायत ऑफिस जाकर जॉली की ओनरशिप कैंसिल करवा दी। अगर जॉली जेल चली जाएगी तो उसके बच्चों का क्या होगा, यही सोचकर रोजो और रेंजी ने उसकी इस हरकत को माफ़ कर दिया। अंकल मैथ्यू, रोजो, रेंजी तीनों के मन में जॉली को लेकर सेम थॉट्स थे, बल्कि अंकल मैथ्यू ने जॉली और एमएस मैथ्यू के अफेयर के लिए उसे वार्निंग भी दी थी, जो जॉली को अच्छी नहीं लगी। मगर यहाँ सोचने की बात यह है कि आखिर एमएस मैथ्यू ने जॉली से रिलेशन क्यों बनाए हुए थे और क्यों उससे अक्सर मिलने जाया करता था।
अगर आप किसी की निगेटिविटी से परिचित हो तो फिर आपको उस व्यक्ति से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, और ऐसा ना करना ही एमएस मैथ्यू की सबसे बड़ी गलती थी। 1 मई 2014। एक शाम जॉली ने रेंजी को कॉल करके बताया कि वह हॉस्पिटल से बोल रही है और मैथ्यू अंकल अब नहीं रहे। रेंजी पूरी तरीके से शॉक थी, क्योंकि अभी 2 घंटे पहले ही उसकी मैथ्यू अंकल से बात हुई थी। पिछली तीनों डेथ की तरह इस डेथ का भी रीज़न हार्ट अटैक आया था। एक खबर जो सामने से निकल कर आई वह यह थी कि जॉली ही वह लास्ट पर्सन थी जो कि अंकल मैथ्यू से मिलने उनके घर गई थी, और उसी वक्त वह अपने घर पर अकेले थे। और तो और जॉली ने ही सबको फ़ोन करके उनकी डेथ की खबर दी थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अभी भी किसी भी फैमिली मेम्बर ने पोस्टमार्टम की डिमांड नहीं की थी, ना ही पुनमट्टम फैमिली ने और ना ही मैथ्यू फैमिली ने। बल्कि पिछली वाली डेथ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ लिखा था कि रॉय की डेथ साइनाइड पॉइजनिंग से हुई है। कुछ वक्त बाद जॉली और शाजू के बीच एक सीक्रेट अफेयर शुरू हो गया। शाजू रॉय का चचेरा भाई था और पहले से ही शादीशुदा था। शाजू की वाइफ का नाम शिली था और शिली से उसके 2 बच्चे थे, एबल और एल्फाइन। उसी साल 2014 में शाजू अपने घर पर एक फैमिली फंक्शन रखता है और उसी फैमिली फंक्शन में उसकी बेटी एल्फाइन अचानक से बीमार पड़ जाती है। उसकी सांस जैसे उखड़ने लगी हो। सभी को लगा कि शायद खाना अटक गया है। सब फौरन उसे हॉस्पिटल लेके भागते हैं, जहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, मगर अनफॉर्चुनेटली एल्फाइन ने दम तोड़ दिया। सबकी नज़र में ये एक एक्सीडेंट था, इसलिए इस केस में भी किसी ने पोस्टमार्टम करने की अपील नहीं की। बेटी के गुजर जाने की वजह से शाजू की वाइफ यानी एल्फाइन की मदर काफ़ी डिप्रेस थी। इसी दौरान वह जॉली के काफ़ी करीब आ गई। 11 जनवरी 2016, हमसरी डेंटल क्लिनिक। शिली और शाजू के साथ जॉली भी उनके साथ लॉबी में वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक से शिली को अटैक पड़ने लगा और उसको झटके लगने लगे। उसको जब तक अस्पताल लेकर पहुंचे उसने भी दम तोड़ दिया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, जॉली ने शिली को थोड़ी देर पहले ही एनर्जी के लिए वही टैबलेट दी थी जो उसके ससुर फादर इन लॉ टॉम खाया करते थे, और इसमें उसने पहले से ही साइनाइड मिलाकर रखा था। और हैरानी की बात तो ये है कि डॉक्टर की टीम ने शिली के पोस्टमार्टम करने पर जोर दिया, मगर उसके हस्बैंड शाजू ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे परिवार में यह नहीं होता है। शाजू का ये स्टेटमेंट क्या इशारा कर रहा था? क्या वो भी जॉली के साथ इस प्लान में मिला हुआ था? शिली के अंतिम संस्कार में सारी अरेंजमेंट जॉली ही कर रही थी। रेंजी ने नोटिस किया कि अब उसकी बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी अंतर आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि वह यह सब होने की वजह से काफ़ी खुश है। रेंजी के दिमाग में यह सवाल आने लगा कि इन सारी डेथ के पीछे जॉली का ही हाथ तो नहीं, लेकिन इतने बड़े क्लेम को प्रूव करने के लिए उसके पास कोई एविडेंस नहीं था। साल 2017। शिली की डेथ हुए 1 साल ही हुए थे कि जॉली और शाजू ने एक दूसरे से शादी कर ली। इस घटना से रेंजी का शक यकीन में बदल गया। उसने रोजो से रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी और यहाँ से सच बाहर आना शुरू हुआ। रेंजी ने नोटिस किया कि रॉय की डेथ का टाइम रात के 11:20 थे। क्योंकि साइनाइड एक ऐसा पॉइजन होता है जो कि बॉडी में जाते ही असर करने लगता है, और रिपोर्ट के अनुसार रॉय के पेट में खाना पचा ही नहीं था। चावल और चने की सब्जी, वही जो जॉली ने रॉय को डिनर में खिलाया था, यानी जहर रात के खाने के थ्रू ही गया था। लेकिन जॉली ने रेंजी को ये बताया था कि रॉय ने तो रात में खाना खाया ही नहीं था और डिनर तो किया ही नहीं था। अब यह क्लियर हो चुका था कि जॉली ने यहाँ झूठ बोला था और उसने ही रॉय को डिनर में जहर मिलाकर खिलाया। रेंजी कुछ पुलिस ऑफिसर से मिली और उसने यह सारी बात उन्हें बताई। अब इस केस में बड़ा सच सामने आने वाला था। पुलिस ने 10 मेंबर्स की टीम बनाई और सबसे पहले एनआईटी कैलिकट गई, जहां जाकर उनको यह सुनकर शॉक लग गया कि वहां जॉली नाम का कोई भी स्टाफ में था ही नहीं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, उन्हें यह भी पता चला कि जॉली सिर्फ 12th पास है, बाकी सारी सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट सब फेक हैं। खुद को फंसता हुआ देख ये सब रोकने के लिए जॉली ने रेंजी को धमकाया भी, मगर सच तो सामने आना ही था।
पुलिस को सारी ग्रेव्स खोदने की और जांच करने की परमिशन मिल गई, मगर अभी भी 2 चैलेंजेस सामने थे। रेंजी और रोजो के अगेंस्ट पूरा परिवार खड़ा हो गया। सभी लोगों ने इसे रोकने के लिए उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला और यहाँ तक कि उनको जान से मारने की भी धमकी दे डाली, क्योंकि उनके रिलीजन में ग्रेव्स को खोदना गलत था। मगर वह दोनों अब पीछे नहीं हटने वाले थे। और दूसरा चैलेंज ये था कि ग्रेव्स काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, इसलिए यह कंफर्म नहीं था कि उनमें केमिकल साइनाइड मिलेगा या नहीं, क्योंकि सिर्फ 90 मिलीग्राम साइनाइड ही काफ़ी होता है किसी भी व्यक्ति की जान लेने के लिए। फाइनली रिपोर्ट्स बाहर आईं। 4 बॉडीज़ में साइनाइड पॉइजनिंग नेगेटिव आई, मगर रॉय और शीली की बॉडी में साइनाइड पाया गया। साल 2019। जॉली को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया और उसके घर से साइनाइड की बोतल भी बरामद हुई। जॉली को साइनाइड सप्लाई करने के जुर्म में एमएस मैथ्यू को भी अरेस्ट कर लिया गया। शाजू जॉली के डिफेंस में सामने आया। वहीं पर रेंजी जॉली के दोनों बच्चों को लेकर घर चली गई। 6 मर्डर चार्जेस 263 गवाहों के साथ 6 मार्च 2023 से ट्रायल शुरू हो गया, जिसकी सुनवाई अभी भी चल रही है। फिलहाल जॉली केरल के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट की जेल में कैद है, मगर जॉली को अपने किए पर किसी भी तरह का पछतावा नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने जॉली से यह सब करने का कारण पूछा तो उसने बोला, बस हो गया, मेरा क्रिमिनल माइंड है और मैं चीज़ें छुपाने में तेज़ हूँ, और बाइबल में भी लिखा है कि गॉड सबको माफ़ कर देते हैं, तो वो मुझे भी माफ़ कर देंगे।